हेलो स्टूडेंट, श्री वर्धमान विद्यालय महसाणा से प्रस्तुत करता ज्योति सोलंकी। आज हम कक्षा 9 का 5वां चैप्टर स्वराज की नींव, जिसके राइटर है विष्णु प्रभाकर जी, उसका आज हम अभ्यास करते हैं। विष्णु प्रभाकर जी ने इस एकांक की रचना की है, तो उसका पहले हम जीवन परिचय देख लेते हैं। उनका वास्तविक नाम विष्णु दयाल था, प्रचलित नाम विष्णु प्रभाकर। जन्म 21 जून 1912 में उनका जन्म हुआ। उनका जन्म स्थान देखें तो मुजफ्फरनगर जिले के मीरापुर गांव, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहां पे उनका जन्म हुआ। बीए तक उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। कर्म क्षेत्र देखें तो साहित्यकार, पटकथा लेखक वो रहे। उनकी मृत्यु 96 वर्ष की उम्र में 11 अप्रैल 2009 को नई दिल्ली में हुई। हिंदी साहित्य के इस अमूल्य मोती के चले जाने से साहित्य के अद्भुत सूरज का अंत हो गया। पहले हम उनकी विधाएं देख लेते हैं। उपन्यास देखे पहले। ढलती रात, स्वप्नमय, अर्धनारेश्वर, धरती अब भी घूम रही है, क्षमादान, दो मित्र, ये उनके उपन्यास रहे हैं। हत्या के बाद, नवप्रभात, डॉक्टर, प्रकाश और परछाई, 12, एकांकी, अशोक, अब और नहीं, टूटते परिवेश, ये उनके नाटक रहे हैं। संघर्ष के बाद, धरती अब भी घूम रही है, मेरा वतन, खिलौने, आदि और अंत, ये उनके कहानी संग्रह हैं। आत्मकथाएं उनकी देखे तो पंखीन नाम से उनकी आत्मकथा 3 भागों में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई। उनकी जीवनी देखे तो आवारा मसीहा, ये उनकी जीवनी है। यात्रा वृत्तांत देखे तो ज्योतिपुंज हिमालय, जमुना गंगा के नहरों में। निबंध उनके देखे तो जन, समाज और संस्कृति, एक समग्र दृष्टि, क्या खोया क्या पाया। बाल साहित्य उनके देखे तो मोटेलाल, कुंती के बेटे, रामू की होली, दादा की कचहरी, जब दीदी भूत बनी, जादू की गाय, मोतियों की खेती, पाप का घड़ा, गुड़ियों खो गई, इत्यादि उनकी बाल साहित्य हैं। उनके सम्मान देखे तो पद्म भूषण, अर्धनारेश्वर उपन्यास के लिए भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी सम्मान उनको मिला। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड इत्यादि से उनको सम्मानित किया गया था। एकांकी, स्वराज की नींव, ये विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। ये एकांकी है। तो एकांकी किसे कहते हैं? एकांकी साहित्य की वह विद्या है जो नाटक के समान अभिनय से संबंधित है। एकांकी का अर्थ है एक अंक वाला। एकांकी में किसी एक ही समस्या को बताया जाता है। स्वराज की नींव एक ऐतिहासिक घटना प्रधान एकांकी है। स्वराज की नींव, ये प्रस्तुत एकांकी स्वराज की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज की नींव के पत्थर है, जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज प्राप्ति नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नव जागरण की भावना को जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। तो स्वराज की नींव, इस चैप्टर का अब हम विस्तार से अभ्यास करते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की यह पंक्ति लक्ष्मीबाई की वीरता को प्रकट करती है। लक्ष्मीबाई ने यह सिद्ध कर दिखाया कि अबला हमेशा सबला नहीं रहती, आवश्यकता पड़ने पर वह सबला भी बन सकती है। लक्ष्मीबाई ने सच्चे अर्थ में देश की स्वतंत्रता की नींव रखी थी। प्रस्तुत पाठ में देश के प्रति उनकी कर्मपरायणता के बारे में बताया जा रहा है। पहले हम इसके पात्रों का परिचय देख लेते हैं कि लक्ष्मीबाई, जूही मुंदर, रघुनाथ राव, तात्या सेनानायक, ये इस एकांकी के पात्र हैं। रंगमंच पर युद्धभूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगाया हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है। लक्ष्मीबाई, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। झांसी, काल्पनिक ग्वालियर कहाँ गए? परंतु मंजिल है कि पास आकर भी
पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। उसे पार करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपड़े मारने लगती है। उससे जूझती हूँ तो नाविक सो जाता है। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही है। सारा आकाश घुम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब की रक्तमंडल की छाया में ऐसो आराम में मशगूल है। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है और जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठी, जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी को हाथ से निकल गई। जूही सहसा तीव्र होकर, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेले ही झांसी लेकर रहूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि महारानी लक्ष्मीबाई जो है वह कहती है कि मेरे देखते देखते ये क्या से क्या हो गया। जो झांसी, कालपी, ग्वालियर ये कहाँ गए, परंतु मंजिल मंजिल यानी लक्ष्य पास होकर भी जैसे दूर चला जाता हो ऐसा लगता है। स्वराज को आते हुए देखती हूँ तो परंतु दूसरे क्षण में मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। हिमालय अड़ना यानी रुकावट बनना। उसे पार करती है तो महासागर की जो डरावनी लहरें हैं वो थपड़े मारने लगती है। थपड़े मारना यानी कि समस्या तेजी से उभरना। उससे जूझती है तो नाविक सो जाता है। नाविक यानी माझी, मल्हार, जो नाव चलाने वाला होता है उसको माझी कहते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो। क्षितिज यानी सूर्य जब अस्त होता है तब सूर्य जब अस्त होता है तो दोनों मिलते हुए दिखते हैं, धरती और आसमान, उसको क्षितिज कहते हैं। कैसे लपलपाती हुई लहरें उठ रही है। सारा आकाश घुम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब के रक्तमंडल की छाया ऐसो आराम में मशगूल है। राव साहब जो थे वो भोग विलासिता में डूबे हुए थे और अचानक सहसा आवेश में आते सहसा मौन हो जाते। सहसा यानी अचानक। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है, पर महारानी फिर बोल उठती है कि जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि झांसी में नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही, हाथ से निकलना यानी लाभ न ले पाना। तो सहसा तीव्र होकर वह कहती है कि नहीं नहीं, हाथ से नहीं निकली यानी अपने बस में रहना। हाथ से नहीं निकलना ये मुहावरा है कि अपने बस में न रहना। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। वो कहती है कि मैं अपनी झांसी देने वाली नहीं हूँ। मैं अकेली तो क्या हुआ, अकेली ही मैं झांसी लेकर रहूंगी। जूही, कौन कहता है कि आप अकेली है महारानी? आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसी? जूही उसको समझाती है कि महारानी आप तो गीता पढ़ती है, फिर ये निराशा किस बात की है? जूही, मैं निराश नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझे क्या कहा था? जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलासिता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। यहाँ पे वह कहती है कि जो गंगादास जो थे, बाबा गंगादास, उसने कहा था कि छुआछूत के भेदभाव तो पहले हमें मिटाने पड़ेंगे और जो लोग विलासिता में डूबे हैं उनको जनसेवक पहले बनना पड़ेगा और तभी हमें स्वराज्य मिल सकता है। ये बात गंगादास ने उनको समझाई थी। जूही, लेकिन महारानी उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। यहाँ पे नींव का पत्थर बनना तो किसी खास कार्य की शुरुआत करना। नींव का पत्थर बना यानी किसी खास कार्य की शुरुआत करना। भूमि तैयार करना तो आधार बनना। तो बोले पहले तो वो भी कहती है, जो ही समझाती हुई महारानी को कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज की स्थापना के लिए आधार बनना और स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना, तो ही हमें सफलता मिल सकती है।
लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है वह निश्चित ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास तात्या जैसा सेनापति है, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जानती है क्यों? यहाँ पे लक्ष्मीबाई को चिंता थी कि हमारे पास तात्या जैसा सेनापति है, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। और वो कहती है कि ग्वालियर जैसा किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जूही कहती है, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहां पे प्रवेश करती है। कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब और बांदा के नवाब सेनापति तात्या। वो कहती है कि हम थोड़ी विलासिता में डूबे हैं, विलासिता में डूबे हैं तो राव साहब और बांदा के नवाब सेनापति तात्या। जूही कहती है, नहीं नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। जूही उसका पक्ष लेती हुई मुंदर को कहती है कि सेनापति नहीं। मुंदर मुस्कुराकर, ओह समझी, तू तो उसका पक्ष लोगी ही। जूही दृढ़ स्वर में, मैं उनका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते। जूही कहती है कि मैं उसका पक्ष लेती हूँ, लेकिन जो तथ्य यानी कि जो सत्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपना तन मन का स्वामी मानते हैं। मुंदर, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? यहाँ पे जूही मुंदर जूही को कहती है कि तू तो तात्या को अपना स्वामी मानती है। जूही, हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी, लेकिन उनसे भी अधिक महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ और ठुकरा चुकी हूँ। यहाँ पे वह कहती है कि हाँ मैं तात्या को अपना स्वामी मानती हूँ, पर स्वराज को पहले मैं अपना स्वामी मानती हूँ, और उससे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। स्वराज के लिए मैं अपने स्वामी को भी ठुकरा सकती हूँ और ठुकरा चुकी हूँ। मुंदर शक पकाकर, जूही तू तो नाराज हो गई। मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान ही लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं है? यहाँ पे मुंदर कहती है जूही को कि मेरी इतनी सी बात से तू तो नाराज हो गई, तो उसको अपना स्वामी मानती है तो उसको समझा, और उसको ये भोग विलासिता में जो वो डूबे हुए वहां पे उनको तो रोक। लक्ष्मीबाई कहती है कि जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो उसने उनको बुरी तरह से धुतकार दिया था। धुतकार देना यानी धिक्कारना। लक्ष्मीबाई कहती है कि जूही का पक्ष लेते हुए कि जूही ने तो उनको रोका था, और जब वो नाचने के लिए बुलाने आया तो उसने उसको धुतकार दिया यानी कि धिक्कार दिया था। यहाँ पे जो है ये जूही तात्या को अपना स्वामी मानती थी, और जूही एक अच्छी नर्तकी थी तो जो वो नाचती थी। तो यहाँ पे लक्ष्मीबाई जूही का पक्ष लेते हुए उसको समझाती है। जूही, हाँ रानी, मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। मैं जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। यहाँ पे वो कहती है कि स्वराज, अभी तो स्वराज के लिए जो लड़ना है, स्वराज को लिए जो लड़ रहे हैं, स्वराज के लिए तो वो लड़ सकती है, पर अभी तो हमारे ऊपर जो अंग्रेज हुकूमत शासन कि जो सेना हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार है, तो ये जो विलासिता में लोग डूबे हुए हैं उसको उसके लिए मैं ये कला प्रस्तुत नहीं कर सकती, और न ही उनके गले की मैं फांसी बन सकती हूँ। इसीलिए ऐसे लोगों को तो मैं ठुकरा सकती हूँ और उनको ठोकर भी मैं मार सकती हूँ। तो यहाँ पे जूही थी वो स्वराज के लिए नाचने को तैयार थी, पर जब ये युद्ध की घड़ी थी तब वहां पे उनको लड़ना था, और ऐसे विलासिता में डूबे हुए लोगों को सही परिस्थिति का भान कराना था। तो इसलिए वो कहती है कि मैं उनके लिए
गले की फांसी नहीं बन सकती। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर, ठोकर ही तो मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदोसी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। तो यहाँ पे कचोटना यानी कष्ट देना। यहाँ पे लक्ष्मीबाई कहती है कि हम ठोकर तो उनको नहीं मार सकते, यह दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी यानी कि जो नशे में होना, मदहोशी का मीनिंग होता है नशे में होना, तो उनको हम दूर कर सकते तो बात ही कुछ और थी। जूही, भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। यहाँ पे जूही तो तैयार हो जाती है और महारानी लक्ष्मीबाई से आज्ञा चाहती है कि मैं उनको ठोकर मारने को तैयार हूँ। मुंदर, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर देते हैं। वो दोनों तैयार हो जाती है और महारानी लक्ष्मीबाई को कहती है कि चलो हम सब उनकी नींद हराम करते हैं। नींद हराम करना यानी गहरी चिंता में उनको डाल देना। लक्ष्मीबाई, नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनकी नींद से जगा सकता है। यहाँ पे लक्ष्मीबाई कहती कि नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की जब ठोकर लगेगी तभी वो नींद से वो जागेंगे, यानी नींद से उनको जगाएगी, यानी सही परिस्थिति का भान उनको कराएगी। जूही, दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही है? लक्ष्मीबाई, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किसी दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटना और भी गहरी हो उठेगी? यहाँ पे लक्ष्मीबाई कहती है कि जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? यहाँ पे वो कहती है कि ऐसे हम नहीं कर सकते, हम एक दूसरे पे विश्वास हमने रखा है, तो उनका अविश्वास हमारे बीच का हम पैदा नहीं कर सकते। और एक दूसरे को हम मान की दृष्टि से देखते हैं तो उससे क्या होगा, एक दूसरे के बीच के जो रिलेशन है वो भी हमारे खराब होंगे और उनको लगेगा कि हम उन पे शंका कर रहे हैं। तो ये शंका कुशंकाओं की जो घटा है वो और भी गहरी हो उठेगी, इसलिए लक्ष्मीबाई उनको मना करती है। मुंदर, भाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झनकार और भी जनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेजी से हो उठेगा। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है। यहाँ पे तीनों में बातें चलती है। वो कहती है मुंदर रानी लक्ष्मीबाई को कि आप ठीक कहती है माँ महारानी कि शंकाएं अविश्वास पैदा करती है और अविश्वास उत्पन्न होने से जो पायलों की झनकार और भी जनक उठेगी और ये श्रीखंड लड्डुओं पर ये लोग जान छिड़केंगे और ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेजी से उठेगा। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, मुंदर कहती है। लक्ष्मीबाई, और जूही, तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह। जूही, खोज क्यों नहीं सकती, आपकी आज्ञा होने पर मैं उसको पाताल से भी खींचकर ला सकती हूँ। पाताल से खींच के लाना यानी किसी इच्छित चीज को कहीं से ढूंढना। वो कहती है कि आपकी आज्ञा हो तो मैं उसको पाताल से भी ढूंढ कर ला सकती हूँ। रघुनाथ, महारानी आपने सुना क्या? रघुनाथ, इतनी देर में रघुनाथ का वहां प्रवेश होता है और रघुनाथ कुछ समाचार लेकर आता है। रघुनाथ राव, महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार के पेशवा की सेना को हरा दिया। यहाँ पे रघुनाथ राव है वो समाचार लेकर आता है कि जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। ये जनरल रोज कौन था? तो अंग्रेज सेना का सेनापति था। ये से एक वन वर्ड आंसर में पूछा जा सकता है कि जनरल रोज कौन था? तो अंग्रेज सेना का सेनापति था। इसने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया था। जूही कांप कर, क्या पेशवा की सेना हार गई?
लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रघुनाथ राव, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो, रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। यहाँ पे उनको पता चला कि पेशवा की सेना हार गई है, अब पेशवा की आंखें खुलेगी। पेशवा को जो राजा था, उनके जो लोग थे, उनकी अब आंखें खुलेगी, यानी कि सही परिस्थिति का उनको भान होगा। रघुनाथ राव को वो आज्ञा देते हैं कि अपनी सेना को तैयार करो, रोज जो था वो ग्वालियर का किला नहीं ले सके, यानी कि जो अंग्रेज सेनापति था रोज, उसको हमें किसी भी हालत में ग्वालियर का किला नहीं लेने देना है। रघुनाथ राव, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कुछ के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। यहाँ पे वो कहता है कि मैं सेना को तैयार करता हूँ, मैं खाली आपको सूचना देने के लिए यहाँ पे आया था। लक्ष्मीबाई, और जूही तुम भी जाओ सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहा है। लक्ष्मीबाई जूही को भी भेजती है कि जा तू बाहर जाकर देख, इतनी देर में वहां पे तात्या सेनापति आता हुआ दिखता है। जूही बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। सरदार तात्या का प्रवेश होता है। लक्ष्मीबाई, कहिए सरदार तात्या, आप इधर कैसे भूले पड़े? लक्ष्मीबाई ने तात्या को कहा कि आप इधर कैसे भूले पड़े? तात्या, भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। तात्या ने क्या जवाब दिया कि दूसरों के लिए तो मैं सरदार हो सकता हूँ, आपका तो मैं सेवक हूँ। लक्ष्मीबाई व्यंग से, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? लक्ष्मीबाई वो व्यंग से कहती है कि इतना बड़ा तू सेनापति है सेना का, तो तुझे मेरे सामने झुकने में लज्जा नहीं आती, यानी कि शर्म नहीं आती? खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह तोपों की आवाज कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारे में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे लक्ष्मीबाई कहती है सेनापति को कि ये कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है, और चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ। तात्या, भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप नहीं जानती। यहाँ पे तात्या कहती है, तात्या लक्ष्मीबाई को कहता है कि भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो तो आप सब कुछ जानती है। लक्ष्मीबाई, शायद ब्रह्म भोजन के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही है, श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी ना? लक्ष्मीबाई और भी उसको बताती है कि ये जो ब्रह्म भोजन के उपलक्ष्य में लड्डू और श्रीखंड में घी तो कम नहीं पड़ गया ना? जूही, सरकार इस बार इनको माफ कर दीजिए। जूही कहती है कि इस बार इनको जाने दीजिए। तात्या व्यग्र होकर, भाई साहब, आप यूं कब तक फटकारती रहेगी? तात्या कहता है कि आप हमें इस तरह कब तक हमें डांटती रहेगी? लक्ष्मीबाई, मैं भी तैयार हूँ तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया? लक्ष्मीबाई कहती है कि तुझसे तो मुझे बहुत आशाएं थी, पर तेरे रहते रहते ये सब क्या हो रहा है अपने राज्य में? जूही, सरकार ये स्वामी भक्त हैं। लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें देश भक्तों की आवश्यकता है। खैर, अब भी तुम कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। लक्ष्मीबाई कहती है कि हमें तो देशभक्तों की आवश्यकता है, पर अब बोलती है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी हमारे पास समय है, बहुत कुछ किया जा सकता है। तात्या, इसीलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेगी वही करूँगा, जो योजना बनाएगी उसी पर चलूँगा। यहाँ पे तात्या लक्ष्मीबाई को कहता है कि आप जैसा कहेगी वैसा हम करेंगे, जो योजना आप बनाएंगी उसी पे हम लोग चलेंगे। लक्ष्मीबाई, तो जाओ, तलवार संभालो और नुपुरों की झनकार के स्थान पर तोपों की गर्जना होने दो। लक्ष्मीबाई यहाँ पे कहती है तात्या को कि तू जा, अब ये तलवार को अपनी संभालो और नुपुरों की झनकार पर तोपों की गर्जना होने दो। नुपुर यानी पायल, पायलों की झनकार के स्थान पर तोप का गर्जनाद करो। भूल जाओ राग रंग, याद रखो हमें स्वराज लेना है, हमें रणभूमि में मोह से जूझना है। ये सब जो ऊंच नीच के भेदभाव है, जो एक दूसरे के प्रति जो भावना है, उसको भूल कर
हमें स्वराज्य लेना है और हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। मृत्यु के सामने, दुश्मनों के सामने हमें लड़ना है। उसमें चाहे लड़ते लड़ते मौत भी आ जाए तो भी हमें लड़ते रहना है। तात्या, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। वो कहता है कि आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए ही तैयार होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल ले जाना है। यहाँ पे लक्ष्मीबाई तात्या को कहती है कि अगर हमारे दुश्मनों के सामने हमें पराजित हुए तो तुम्हें उनके हाथ से सेना और सामग्री दोनों निकाल कर लाना है। तात्या, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई कहती है कि तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित न हो पाए। यहाँ पे लक्ष्मीबाई कहती है तात्या को कि मुझे लगता है कि ये मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। इसमें हमें जीत मिले या हार, पर जो हम ये नारियां लड़ने जा रही है तो हमारी ये वीरता है वो कलंकित न होने पाए। तात्या कहता है कि भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। यहाँ पे तात्या कहता है कि तुम्हारे जैसी ऐसी वीर नारियों को पाकर हम धन्य हैं। आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। तात्या वहाँ से निकलता है। लक्ष्मीबाई, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चला जाता है। लक्ष्मीबाई कहती है कि मैं तो सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, तो देर मत लगाना। मुंदर कहती है, सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी। जूही कहती है, और मैं तोप खाना संभालूंगी। लक्ष्मीबाई, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज की नींव का पत्थर बनेंगे। यहाँ पे वो कहती है कि हम सब मिलकर आज स्वराज को प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज की नींव का पत्थर बनेंगे। नींव का पत्थर बनना यानी कि मुख्य आधार बनना। पर्दा गिर जाता है। अस्तु, धन्यवाद। ये जो चैप्टर के जो स्वाध्याय दिए गए हैं, एक एक वाक्य के प्रश्न और 5-6 वाक्यों के आशय स्पष्ट कीजिए, वो आपको आपकी नोटबुक में लिख लेना है। और इसमें रिक्त स्थान पूर्ति भी दिए हैं, शब्द समूह हैं और संधि है, वो भी आपको आपकी नोटबुक में लिख लेना है। आभार। अस्तु। न समझ में आए वो आप हमें पूछ सकते हैं।